रियल एस्टेट डजंट मूव वेरी फास्ट, अनलाइक स्टॉक्स या गोल्ड। 30 महीने की डिलीवरी तो 36 महीने लगेगा, 36 की डिलीवरी तो 42 महीने लगेगा, 5-6 महीने आपको उसको ग्रेस देने पड़ेंगे। जैसे NIBM वगैरह साउथ पुणे का है, या बानेर वगैरह, ये आउटस्कर्ट्स हुई थे पहले पुणे के। 800 रुपये 1000 रुपये में फ्लैट बिकते थे। ऑर्गेनाइज करना था, कंट्रोल लाना था इस बात के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पैसे इसमें बर्बाद होते थे। लोगों को बहला फुसला के पैसे निकलवाए जाते थे। पैसा ब्रोकर का तो नहीं था, पैसा तो किसी और का था। कि इफ अमेरिका स्नीजेस द वर्ल्ड कैचेस कोल्ड, तो बट इंडिया में कुछ नहीं हुआ। ब्रोकर के थ्रू लेने में एक फ़ायदा ये होता है, बिल्डर का बैकग्राउंड पता होता है, तो लैंड की पता होती है कि ये लैंड में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये तो नहीं कि ये कोई लिटिगेटेड लैंड है या आगे जाके फंस जाएगा। उसकी फाइनेंशियल हेल्थ पता होती है कि इसके पास है पैसा, पूरा करेगा। प्राइस, जो प्राइस पे आपको बेच रहा है, क्या ये सही प्राइस है, ये प्राइस पे पहले ट्रांजैक्शन हुआ है क्या। मान लो आपको उसने 8,000 का प्राइस बोला है, क्या ऐसा तो नहीं कि पिछला फ्लैट उसने साथ में ही बेचा था। रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट एक कितना अच्छा ऑप्शन है। एक प्रॉपर्टी को खरीदते वक्त आपके क्या क्या प्राइमरी चेक्स होने चाहिए? क्या ज़्यादा बेटर है, एक बड़े शहर में छोटा घर या एक छोटे से शहर में अपना बड़ा घर? एंड प्रॉपर्टी के रेट्स इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं, ऐसे हमारे बहुत से सवाल है इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री को लेके। एंड इन्हीं सवालों के जवाब के लिए आज के हमारे गेस्ट है मिस्टर किशन मिलानी, हु इज़ एन एस्टीम्ड रियल्टर। सो लेट्स गेट टू द पॉडकास्ट। लेकिन उससे पहले डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए चलते हैं। रियल इस्टेट एक ऐसी चीज़ है, हर एक मिडिल क्लास कोई भी हो, एक फैमिली एक घर हमेशा लेती ही है और कोशिश करती है 2 घर 3 घर, बट एक तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। सर आप ये बताइए कि इंडिया की रियल इस्टेट स्टोरी क्या कहती है, और टॉप 5-8 जगह हैं, चाहे वो आप रिसोर्ट प्रॉपर्टी ले लीजिए या फिर आप एक घर किसी बड़ी सिटी में या फिर आप एक लैंड ले लीजिए, कहाँ करना ठीक रहेगा? बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो मुझे इनवाइट करने का आपके पॉडकास्ट में। और जैसे आपने कहा कि एक फैमिली में एक घर तो होता ही है, तो अगर आपको याद हो, पहले ज़माने में एक क्लॉक होता था घर में, एक घड़ियाल तो चाहिए चाहिए, बाकी सबके हाथ में वॉचेस होती थी। मोबाइल के आने के बाद ये सब बंद हो गया। अब क्लॉक्स पे भी ध्यान नहीं है, वॉचेस पे भी ध्यान नहीं है। इट्स ओनली एन एक्सेसरी नाउ। बट घर का ऐसा नहीं है, रोटी कपड़ा और मकान ये ज़रूरतों की चीज़ है, तो ये चाहिए चाहिए। इंडिया की रियल एस्टेट स्टोरी बड़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छे ढंग से इंडिया ग्रो कर रहा है। अब प्रधानमंत्री जी का नारा भी है कि हाउसिंग फॉर ऑल, बड़े तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जितनी भी हाउसिंग की शॉर्टेज है उसको पूरा करने में अब लगे हुए हैं, बिल्डर्स भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन प्राइसिंग के मामले में अफोर्डेबिलिटी हमारे पास अभी इतनी नहीं है, शायद वो आना ज़रूरी है। 1 ट्रिलियन का रियल एस्टेट का सेक्टर बनेगा, 2030 तक का टारगेट है। तो बहुत सारे लोगों को स्टेक मिलेगा उसमें, काफ़ी उसमें पैसा बनेगा, बटेगा, सप्लायर्स को मिलेगा, मैन्युफैक्चरर्स को मिलेगा, एवरीबडी इज़ गोइंग टू बी इन द गेम। सो रियल एस्टेट एक लॉन्ग टर्म सीन है। इसमें द बेस्ट सिटीज़, 8 IT सिटीज़ बहुत अच्छा काम कर रही हैं रियल एस्टेट में, IT के चलते। मुंबई, चारों कैपिटल्स हैं, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई। उसके बाद जो नई और सीरीज़ उभर के आई हैं, जैसे पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद और अहमदाबाद, ये 4 सिटीज़ और उभर के आई हैं इसके साथ साथ, जो अच्छा काम कर रही है। इंसिडेंटली और भी जो टायर 2 सिटीज़ हैं वो भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रही हैं रियल एस्टेट के मामले में, क्योंकि इंडस्ट्रीज सब जगह जा रही है। IT भी जा रहा है, कुछ सब सिटीज़ में IT नहीं है, लेकिन जैसे इंदौर है, रायपुर है, नागपुर है, ये सिटीज़ में भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ बढ़ रहा है रियल एस्टेट में। सो इंडिया, ये तो मैंने केवल आपको महाराष्ट्र MP का बताया, लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट गुजरात, गुजरात में भी टायर 2 सिटीज़ बहुत अच्छा काम कर रही है। अहमदाबाद के अलावा वडोदरा और सूरत भी अच्छा काम कर रही है। सौराष्ट्र में राजकोट, ये भी अच्छा अभी रियल एस्टेट वहाँ बढ़ रहा है। साउथ में काफ़ी अच्छी डिमांड अभी अलग अलग सिटीज़ में हो रही है, कोयम्बतूर है, और टायर 2 सिटीज़ हैं तमिलनाडु की या कर्नाटका की, वहाँ भी डेवलपमेंट काफ़ी हो रही है। हाँ, मतलब रियल इस्टेट यू मीन टू से गांव से हर एक आदमी निकलेगा, शहर में जाएगा तो आज नहीं तो 2 साल 3 साल बाद घर खरीदेगा। तो बेसिकली टीयर 2 सिटीज़ की स्टोरी बदलने वाली है। टीयर 2 सिटीज़ की स्टोरी बदलने वाली है। आज के तारीख में टीयर 1 सिटीज़ बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि
रूरल से लोग अर्बन में माइग्रेट कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद 1-2 साल उनकी सैलरीज अच्छी हो जाती है, कुछ पैसा जमा हो जाता है, डाउन पेमेंट दे करके घर ले खरीदते हैं। मगर होता क्या है कि अर्बन में कंजेशन बहुत बढ़ रहा है इसके चलते। तो गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि टायर 2 सिटीज़ में भी इन कंपनीज़ को भेजा जाए, वहाँ पर उनको ऑप्टिकल फाइबर केबल दी जाए या कनेक्टिविटी अच्छी दी जाए, ताकि ये कंपनीज़ वहाँ जाके अपना शॉप सेटअप करें। तो वहाँ का जो यूथ है यहाँ नहीं आके वहीं अपने गांव में ही अपना या टियर 2 सिटीज़ के आजू बाजू में वहाँ अपना सेटअप करे और वहीं रहे। तो एक तो इकोनॉमी भी बेटर हो जाएगी उससे और उनको कुछ पैसा बचेगा भी। यहाँ बड़े सिटीज़ में खर्चा भी बहुत होता है और अगर बैचलर्स हैं तो पीछे यहाँ देखने वाला कोई नहीं होता तो पैसा ज़्यादा ही खर्च हो जाता है। नहीं, एंड सिटी का भी जो कंजेशन है वो भी अवॉइड हो सकता वो है। भी अवॉइड हो सकता है जी। एंड आई गेस जैसे वर्क फ्रॉम होम है, आई गेस इट इज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग कि आप टियर 2 सिटीज़ में अब कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है बिकॉज पीपल आर नॉट प्रेफरिंग टू गो टू बिग सिटीज़। वर्क फ्रॉम होम घर बैठे बैठे ही सारे काम हो रहे हैं, सो दे आर प्रेफरिंग टू गो आइदर टू अ गुड नाइस प्लेस, आराम से वादियों में बैठ के काम कर रहे हैं या अपने घर पे ही बैठ के काम कर। ये बहुत चल रहा है वर्क फ्रॉम होम आफ्टर कोविड, लोगों ने एम्ब्रेस किया है। अब लोगों को अगर वर्क फ्रॉम होम नहीं भी है तो वो मांग के लेते हैं कि नहीं हम तो आ नहीं सकते, तो आप यहीं दे दीजिए। कुछ कंपनीज बड़े स्ट्रिक्ट हैं, उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है और लोगों को वापस बुला भी दिया है। कहीं कहीं हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है वर्क फ्रॉम होम और ऑफिस जाने का। बट कई स्टोरीज हैं गोवा में, महाबलेश्वर में, हमारे प्रोजेक्ट हैं वाई में, उसमें काफ़ी लोग पसंद करते हैं कि भाई ठीक है पुणे से 1-2 घंटे की दूरी पे, यानी अपनी सिटी से 1-2 घंटे की दूरी पे, या कभी भी ज़रूरत पड़ी तो इमीडिएटली कॉल करके वापस जा सकते हैं अपने फार्म हाउस पे या क्या। तो ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ये बहुत चल रहा है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए क्या बेटर रहेगा सर? एक कॉमर्शियल छोटा स्पेस, एक रेजिडेंशियल हाउस, आइदर 1 BHK और 2 BHK, या फिर गांव में छोटी जगह। सो बेसिकली अप्रिसिएशन, एज वाई आई एम आस्किंग इज अप्रिसिएशन तीनों जगह हैं, बट परसेंटेज डिफर करेगा। हो सकता है गांव में कोई छोटी जगह ले ली 1 बीघा या इन वॉट एवर मेजरमेंट, तो उसका पैसा आपको 3 गुना 4 गुना हो जाएगा। बट शायद वो मेरा फ्लैट जो है 1-2 BHK जो मैंने यहाँ बड़ी उम्मीदों से लिया है वो उतना खरा नहीं उतर पाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि ये जो वो ख़रीदना चाहते हैं वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे है या रहने के लिए है। ओके। अगर रहने के लिए है तो फिर उनको जगह तो चाहिए, तो अगर किराया बचाना है तो फिर वो रहने के लिए जगह लेंगे। मगर अगर इन्वेस्टमेंट है तो उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं कि उनका टाइम होराइजन क्या है, वो पहले उनको समझना बहुत ज़रूरी है कि 5 साल में उनको वो प्रॉपर्टी बेच के और कुछ करना है या 2 साल में बेच के कुछ और करना है। सो ये सारे उनके टाइम होराइजन पे और इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहते हैं उसके बेसिस पे ये 2-3 ऑप्शन देख के एंड देन दे कैन गो फॉर इट। बहुत सारे असेट क्लास आजकल आए हुए हैं। पहले तो असेट क्लासेस बहुत कम थे, रेजिडेंशियल था, कमर्शियल था और शॉप्स, जिसको अभी रिटेल बोलते हैं उनको शॉप्स बोलते थे पहले। अब असेट क्लास काफ़ी बढ़ गए हैं, अब फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट आ गई है। यू कैन इन्वेस्ट इन वेयर हाउसिंग, यू कैन इन्वेस्ट इन सो मेनी अदर असेट्स टुडे इन रियल एस्टेट। तो आप कई एवेन्यूज ओपन हो गए हैं। कई, ये तो सही बात है। हाँ, आई कैन, अभी मेरे को बॉम्बे में इन्वेस्ट करना है BKC में, तो मैं 25 लाख रुपए से आई कैन स्टार्ट, 20 लाख रुपए से स्टार्ट आई कैन स्टार्ट। बट पहले तो ये पॉसिबल नहीं था, पॉसिबल नहीं था, आप सोच नहीं सकते थे। सोच नहीं सकते। दैट इज़ वेरी मच राइट। सर, जैसे आपने टाइम होराइजन की बात की, तो आई वांट टू आस्क कि कैसे पता चलेगा कि किस टाइप की प्रॉपर्टी जो है वो फ्यूचर में सबसे ज़्यादा आपको एप्रिसिएशन रिटर्न देगी? इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके लिए। ओके। देयर आर सर्टन पैरामीटर्स जो उनको समझना होगा और उसको अप्लाई करना पड़ेगा। ये मैं हमेशा बोलता हूँ। जैसे अगर आपके पास डिस्पोजेबल इनकम है और आप उसको लगाना चाहते हैं, 4-5 साल के लिए लगाना चाहते हैं, देन यू गो टू चेकआउट कि अभी ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं, कहाँ ज़्यादा हमको रिटर्न मिल सकता है। जहाँ नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है ना, दैट इज़ द प्लेस वेयर यू शुड गो, विच इज़ डेवलपिंग। ऑलरेडी डेवलप्ड होगा तो उसका जैसे स्टॉक का होता है, शेयर्स का होता है, एक लेवल पे वो पीक पे आ जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा बढ़ने का उम्मीद कम होता है। लेकिन जो नया होता है, बढ़ती में होता है, तो दैट इज़ द टाइम यू गेट इनटू दैट स्टॉक मार्केट। सो सिमिलर, बिकॉज इट्स इन्वेस्टमेंट, तो प्रिंसिपल वही लगेगा, मगर असेट क्लास अलग है, इसके लिए आपको उस ढंग से सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जहाँ जहाँ इंफ्रा बन रहा है, जहाँ कहीं अगर मेट्रो का काम चल रहा है जैसे पुणे है, या रिंग रोड्स का सैंक्शन हुआ है, या कोई बड़े DP रोड्स बन रहे हैं, या कहीं हाईवे गुजरने वाला है आजू बाजू से, need not be from that particular plot, it can be little farther also.
सो देयर इज़ वेयर यू शुड इन्वेस्ट मनी देन, अगर फ्यूचरिस्टिक चाहिए तो 2 से 5 साल का टाइम होराइजन। बट आज भी सर लिक्विडिटी एक इशू है। डू यू थिंक रियल एस्टेट में लिक्विडिटी आज भी एक इशू है? मुझे कहीं नहीं लगता, बिकॉज मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो शायद अपना घर बेचने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ इन वेरी गुड, बट दे आर स्ट्रगलिंग, somehow they are struggling, don't know. सो आई टेल यू, ये बहुत सही बोल रहे हैं आप। रियल एस्टेट डजंट मूव वेरी फास्ट, अनलाइक स्टॉक्स या गोल्ड, जो आप बटन दबाएंगे तो लॉस में भी आप बेच सकते हैं। आपको पैसा चाहिए तो पैसा चाहिए बस। रियल एस्टेट इज़ नॉट दैट, यू हैव टू वेट टिल इट गिव्स यू ए क्लाइंट। नाउ रियल एस्टेट में नुकसान होने का चांस कम है बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है और अच्छी जगह पे है और वहाँ बाइंग सेलिंग है, सो आपको अगर बेचना है तो थोड़ा अगर आपने प्राइस कम कर दी तो शायद वो प्रॉपर्टी बिक सकती है। लेकिन लोगों को उम्मीद क्या होती है, बाजू में ये हुआ है, उसने इतने में बेचा था, उसको इसने इतने का ऑफ़र दे दिया था, तो मेरा तो प्राइस इतना हो जाता है, तो फिर वो लालच में फंस जाते हैं। फिर अगर आपको पैसा चाहिए, स्टॉक में थोड़ी आप सोचते हो कि अरे इतने बायर थे, इसने इतना ख़रीदा था, आप बटन दबाओ बेच दो। रियल एस्टेट में फिर उसकी जान उसमें अटक जाती है कि नहीं नहीं नहीं, वो बाजू वाले को मान लीजिए 50 लाख का फ्लैट होगा या 1 करोड़ का फ्लैट होगा, बाजू वाले को लास्ट टाइम तो एक 10 की ऑफ़र आई थी, अरे आई थी ऑफ़र, लेकिन वो ट्रांजैक्शन थोड़ी हुआ। सो यू हैव टू ऑलवेज कंसिडर द लास्ट ट्रांजैक्टेड प्राइस। और आजकल तो सब अवेलेबल है, आप IGR के साइट पे जाएंगे तो आपको पता चलता है क्या प्राइस में है, क्या बिका है, कहाँ बिका है। लेकिन सर इसमें भी अभी एक रिसेंट DLF का न्यूज़ था। सो उसमें क्या हुआ, उन्होंने प्राइसिंग, स्टाम्प ड्यूटी के लिए प्राइसिंग बढ़ा के एग्रीमेंट करवाया, बट जब आप ट्रेल चेक करते हो तो पता चला कि 1/3 पे एक्चुअल प्राइस था, बट स्टाम्प ड्यूटी उन लोगों ने ज़्यादा पे भरी थी। सो ट्रांजेक्टेड प्राइस में वो लोग वहाँ डील करते हैं टू एक्चुअली टू इंक्रीज द प्राइसिंग। सो अभी क्या, एक को मैंने सेल कर दिया, सो एक का मैंने स्टाम्प ड्यूटी मेरी जेब से भर दिया, लेट से बिल्डर ने भरा होगा, हमको नहीं पता एक्चुअल केस क्या है, बट ये जरूर था कि स्टाम्प ड्यूटी ज़्यादा पे भरा है। सो व्हेन यू सी द ट्रांजेक्शन तो वो दिखता बहुत ज़्यादा पे है, बट डील प्राइस बहुत कम है। So that's आई वुडंट नो दैट, बट इसमें ये भी हो सकता है कि वहाँ का उनका गवर्नमेंट वैल्यू शायद ज़्यादा हो। कहीं कहीं क्या होता है कि रेडियो रेकनर की जो रेट है वो कहीं कहीं जगह ज़्यादा होता है, तो बट DLF के एज़ फार एज आई नो उनकी सेलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनके क्लाइंट बेस बड़ा अच्छा है। सो मुझे नहीं लगता कि कंपनी ऑफ दैट स्टेचर वुड गेट इनटू दिस काइंड, क्योंकि ये चीज़ छुपती नहीं है, इमीडिएटली मार्केट में आ जाती है। मुंबई और दिल्ली तो आज तो मेरे को ऐसा लगता है मिडिल क्लास की रीच से बाहर हैं सर। ये ज़रूर है, क्योंकि एस्पिरेशनल टाउन्स है ये दोनों। कोई भी चाहता है मेरा, जैसे महाराष्ट्र का या कहीं का भी कोई आदमी चाहेगा बॉम्बे में घर होना चाहिए। फिल्मों में दिखा देखा कि इतना हाइप कर दिया है कि बॉम्बे में घर है मेरा, और उसमें फिर अगर अरेबियन सी को फेस करता है तो फिर क्या कहना है। सो इट्स एस्पिरेशनल, सो आम आदमी का काम नहीं है। वी यूज टू लिसन की डील हुई है 3 करोड़ में, 2 करोड़ में, 4, नाउ इट इज बेसिक प्राइस इज 8 करोड़। मतलब एनी गुड फ्लैट इन मुंबई वुड बी कॉस्टिंग 7-8 करोड़, 5-6 करोड़। सी बॉम्बे इज बीन स्टैग्नेंट फॉर क्वाइट सम टाइम। अच्छा, अगर आप परसेंटेज में देखेंगे, दूसरे जो टायर 1 सिटीज़ है जिस या पूना टाइप से या दूसरे सिटीज़ हैं, आप उनका पूरा स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे तो मुंबई का प्राइस जो आज से 4-5 साल पहले था और पुणे का प्राइस जो 4-5 साल पहले था, पुणे में जम ज़्यादा आया होगा या बेंगलोर में जम ज़्यादा आया होगा, हैदराबाद में ज़्यादा आया होगा, मुंबई में उतना नहीं आया। स्टेगनेंसी है, तो ग्रोथ भी ग्रेजुअली है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ वहाँ पर भी नहीं है, क्योंकि बॉम्बे में भी बढ़ रहा है सभी तरफ उसका इंक्रीज। MMR हो गया, बड़ा रीजन हो गया, सो इट्स कमिंग मोर टुवर्ड्स पुणे नाउ। सेम फॉर दिल्ली, डू यू एग्री? दिल्ली इज ऑल्सो एक्सपांडिंग लाइक एनीथिंग। NCR की तरफ वो काफ़ी एक्सपांशन है, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा रोबस्ट है। ओके, बट प्राइस स्टैग्निंग, मतलब एक ही जगह, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट नहीं, दिल्ली में कभी कभी हाइप भी ज़्यादा हो जाती है। आई वुड नो द डेवलपर्स कौन ये करता है, बट यूजुअली जो ब्रोकर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ हाइप कर दिए कि वहाँ चिट्ठियाँ घूमती थी दिल्ली में कि एक ने लिया, अगले ने विदाउट रजिस्ट्रेशन दूसरे को भेज दिया, फिर तीसरे को भेज दिया, चिट्ठियाँ 15-15 जगह घूम गई। 15वें माल आदमी को पता ही नहीं कि पहले ने कितने मिली थी। अच्छा, हाँ, तो रजिस्ट्री का वक्त आ गया तब मतलब आप ऐसा बोल रहे हैं चिट्ठियों भी ट्रांजैक्शन चल रहा है? चिट्ठियों पे ट्रांजैक्शन चलता था दिल्ली में। अब रेरा के चलते बहुत सारी स्ट्रीमलाइन हो गई हैं, तो उसमें क्या होता था, इन्वेस्टर को बहुत मार बैठती थी, क्योंकि उनको बड़े सपने दिखाए जाते थे, इतनी बड़ी ब्रांड है ये, इनके एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर ये प्राइस में आपको मिल रहा है, देखो आपने ख़रीदा नहीं तो देखो हेमंत जी ने तो इतने में बेच भी दिया।
अब तो आप सोच ही रहे हो, उन्होंने तो 1 करोड़ का 1/10 तो उनको मिल भी गया, उन्होंने डाला कितना, 10 ही तो डाला था, 10 पे 10 मिल गया उनको। तो अगला बोलता है यार आई डोंट नो मिस द बस, चलो डाल दो, कितना कितना अभी क्या नया आ रहा है, इतने में डाल दो चलो। फिर पता चला कि पासिंग द पार्सल है, जिस दिन म्यूजिक बंद हो गया जिसके हाथ में पार्सल है बैठ गया। So it was that. So now post RERA, these things have stopped or reduced drastically because अभी cause of concern भी है, they have to own the responsibility. आपने देखा था कई demolition भी हुए थे दिल्ली NCR में. So government is very strict about it now. So it is good for the investors कि पैसा अब erode नहीं होगा real estate में, जो गलत लोगों ने ये किया था पहले। अच्छा, एक और टर्म है सर, व्हाट इज इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट? सो बेसिकली एक तो एज ए मिडिल क्लास और एज ए कंज्यूमर बायर मैं घर लूँगा, मैं इंटीरियर करवाऊँगा, मैं शिफ्ट हो जाऊँगा। द अदर साइकोलॉजी इज मेरे को 4 फ्लैट लेने हैं डिस्काउंटेड प्राइस में और मैं इन्वेस्ट करूँगा, फिर पोजीशन आएगा उसके कुछ टाइम पहले कुछ टाइम बाद मैं बेच दूँगा। सो हमें मतलब मेरे को ये समझना है कि ये काम कैसे करता है पूरा, सो डिपेंड करता है एंड आपको हाउ मच प्राइस बेनिफिट यू आर गेटिंग। सपोज मैं एज एन इन्वेस्टर मैं खरीदने की बजाय एज एन इन्वेस्टर मैं 3 फ्लैट ले लूँ और फिर अराउंड नियर बाई पोजीशन आई वुड बी सेलिंग देम। सो इसमें दिस ऑल्सो डिपेंड्स कि आपके पास पैसा कितना है। मान लीजिए अगर एक फ्लैट की कीमत 1 करोड़ रुपए है, तो अगर आपके पास 4 करोड़ की ताकत है कि एंड तक आप उस पे रहोगे तब तो ठीक है। अगर आपके पास 1 ही करोड़ है, 4 फ्लैट में आप डालना चाहते हो, तो इसमें बहुत बुरे फंस भी सकते हो कि जैसे आपने फिलहाल 10-10 लाख लेके 4 बुकिंग कर दी, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लैब वाइज आपने पेमेंट करना शुरू किया। बट ऐसे होता है कि अगर आपको ग्राहक नहीं मिले तो देन यू हैव टू पे ऑल द मनी, चारों फ्लैट का आपके पास है ही नहीं इंस्टॉलमेंट। सो दैट इज़ अ वेरी रिस्की बिजनेस अनलेस यू हैव गॉट ऑल 4 करोड़। तो आप पूरी डिलीवरी लेने की ताकत आपकी है, सिमिलर लाइक स्टॉक्स, डिलीवरी ले लो, यू वोंट एंटर इनटू लॉस। अगर आपको शॉर्ट सेल करना है तो फिर आपको फिर लॉस में छोड़ना भी पड़ेगा। दैट्स नॉट अ गुड थिंग। किसी ज़माने में होता था, हमने जब रियल एस्टेट शुरू किया तो ये बहुत करते थे। हाउ मच प्राइस बेनिफिट टेंटेटिव? इट वॉज ऑल डिपेंडिंग ऑन हाउ द मार्केट ग्रू। प्राइस बेनिफिट का कोई गारंटी नहीं थी, मगर जैसे आज किसी ने तब प्राइसेस बहुत कम थी, 800-1000 रुपये में तो स्क्वायर फुट फ्लैट बिक जाते थे एक्सटीरियर वाले एरियाज़ में, आउटस्कर्ट्स वाले एरियाज़ में, जैसे NIBM वगैरह साउथ पुणे का है या बानेर वगैरह, ये आउटस्कर्ट्स ही थे पहले पुणे के। तो यहाँ पर 1000 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये में फ्लैट बिकते थे। तो जैसा ही शुरू हुआ, बनना शुरू हुआ, थोड़ा 2-3 स्लैब हो गए तो 1000 रुपया हो गया। तो मान लीजिए आपने 800 में बुक किया तो आपके 4 फ्लैट हम बुक करा देते थे, तो एक से आपको एग्जिट करा देते थे, तो यू मेक दैट मनी ऊपर से। सो बट अभी नाउ इट इज़ वेरी रिस्की, यू कैन नॉट डू दैट। ओके, बट अभी तो मैं सपोज मैं 4 फ्लैट लेता हूँ, या कोई भी इन्वेस्टर जो 4 फ्लैट लेता है, 3 फ्लैट बुक कराता है, तो वो तो ऑब्वियसली प्राइस डिस्काउंटिंग की बात करेगा। सो मेरा रेगुलर प्राइस है 8000 रुपये स्क्वायर फीट, 10,000 रुपये स्क्वायर फीट, तो टेंटेटिव प्राइसिंग का डिफरेंस कितना आ जाता है? तो ये डिपेंड करता है builder to builder बिल्डर डेवलपर को कितनी ज़रूरत है इन्वेंट्री काटने की। अगर उसको लगता है कि नहीं मेरे पास तो बायर्स हैं, तो वो फिर आपको ज़्यादा मान रखने के लिए कुछ कम करेगा, बिकॉज आप बल्क बायर हैं, आप उसके पास इतना पैसा एक ही टाइम ट्रस्ट करके इतना पैसा डाल रहे हो, तो कुछ आपका डिस्काउंट देगा आपको मान रखने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट दैट ही इज़ मेकिंग। बट अगर कहीं किसी डेवलपर के पास क्लाइंट ही नहीं है और आप मसीहा बन के उसके पास से इतना माल ले रहे हो, तो फिर आप कमांड करोगे, वो हिसाब से आपका काम हो सकता है। डिमांड एंड सप्लाई ऑलवेज, डिमांड एंड सप्लाई वाला है। रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट डिमांड एंड डिमांड एंड सप्लाई, सप्लाई। नथिंग मोर। सर, रियल एस्टेट को लेके आज तक आपने अपने करियर में जो मिथ्स सुने हैं कि रियल एस्टेट में ये भी मिथ्स है, मिथ आप बताइए, उसको बस्ट मैं करने की कोशिश करता हूँ। मिथ्स तो बहुत हैं। जैसे अगर कंपैरिजन करते हैं कि रियल एस्टेट एक बार खरीदो तो बिकता नहीं है, बिल्कुल नहीं बिकता है। स्टॉक खरीदोगे तो बेच सकते हो, हाँ, बट स्टॉक आपको पूरा इरोड भी कर देता है। रियल एस्टेट आपका इरोजन नहीं करेगा। गोल्ड एक सेफ्टी है। मार्केट के हिसाब से चलेगा, दैट इज द रीजन इट इज नॉट रियल एस्टेट ना। गोल्ड मार्केट के हिसाब से चलता है। आज कहीं कुछ हो गया, मान लीजिए यूएस प्रेसिडेंट ने कुछ अनाउंस कर दिया तो इट Gold के इफेक्ट्स price बढ़ जाए, कम हो एंटायर जाएंगे। वर्ल्ड। बट इफ़ यू रिमेंबर लेमन ब्रदर्स जब हुआ था 2008 में, एंड तब कहावतें आई थी कि इफ अमेरिका स्नीजेस द वर्ल्ड कैचेस कोल्ड। तो बट इंडिया में कुछ नहीं हुआ। बड़े बड़े लोगों ने, जो इकोनॉमिस्ट है, यू नो, दे स्टार्टेड टॉकिंग, पूरे द होल वर्ल्ड इज़ गोइंग टू फिनिश, इंडिया भी ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, बर्बाद हो गया सब, कुछ भी नहीं हुआ।
So India is a self-sustaining country. Same happened in COVID. You are very much right. Same happened in COVID. Absolutely. मतलब पूरा बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारे इश्यूज बट समहाउ इंडिया इन सब से बचा हुआ है. बचा हुआ. So we have copied one concept from West स्टूडियो अपार्टमेंट. आपको लगता है सर स्टूडियो अपार्टमेंट सक्सेसफुल है, और अगर है तो कौन से सिटी में है? मतलब मुझे अभी भी इतना आई कैचिंग वाली हमको ऐसा नहीं लगता है कि हाँ, क्योंकि हम इंडियंस स्पेशियस प्रेफर करते हैं आज भी. अलग अलग क्लासेस हो गए हैं बायर्स के. अब देखिए, घर जो खरीद रहा है ना, वो करीबन 20 से 25 साल वाला लड़का भी या लड़की भी घर खरीद रही है. पहले ज़माने में कहाँ सोचते थे? पहले ज़माने में 45-50 के बाद तो घर खरीदने निकलते थे कि भाई चलो एक घर तो होना चाहिए. पिताजी के घर में रहते थे, फिर बोलते थे अभी ठीक है कुछ पैसा हो गया है, अब अपना घर खरीदने जाएंगे. अब तो आईटी वाले हैं, पैसा मिल रहा है, थोड़ा साइड इनकम हो गई, उनको बच गया पैसा, तो दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग. स्टूडियो दे प्रेफर, ये टाइप के लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको बहुत ऐसा बैगेज नहीं चाहिए, बहुत झमेला नहीं चाहिए उनको. अब जिसको पहले सर्विस अपार्टमेंट बोला करते थे, ये भी बहुत कंसेप्ट चला, अब को लिविंग बोलते हैं. वो बोलता है मैं को लिविंग में रहूँगा, मुझे झमेला नहीं चाहिए ज़्यादा, मेरी आज मर्ज़ी हुई मैं यहाँ रहूँगा, मेरी मर्ज़ी हुई या मेरे को यहाँ से चेंज करना है. मान लीजिए अगर उसका जॉब आज की तारीख में हिंजावाड़ी में, तो हिंजावाड़ी के आजू बाजू उसने को लिविंग ले लिया, ठीक है. कल उसका जॉब खराड़ी में लग गया, अच्छा उसको मिल गई जॉब, रेज हो गया, वो बोलता है यहाँ का बेच के मैं खराड़ी चले जाऊँगा, वहाँ ले लूँगा को लिविंग. मुझे थोड़ी अटैचमेंट है. हमारे टाइम में या हमारे फैमिलीज़ को अटैचमेंट थी उस लोकेशन से, आजू बाजू सारे यार दोस्त थे, रिलेटिव्स थे. इनका कोई ऐसा नहीं है, इनको तो दे वांट टू एंजॉय लाइफ. और कई लोग तो घर खरीदते नहीं हैं, रेंटल पे ही रहना चाहते हैं. बोलते हैं हमको क्यों, हम उतना पैसा हम खर्च करेंगे घूमने फिरने में, वर्ल्ड घूमेंगे हम. बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको क्या ज़्यादा सही लगता है? रेंटल में रहना बहुत टाइम तक, या एटलीस्ट यंग एज में एक घर तो एटलीस्ट खरीदना शुरू कर देना? इंडिया में ये एक धारणा है कि अपना घर होना चाहिए. बड़े बुजुर्ग पहले से बोलते हैं कि छत अपनी होनी चाहिए. तो वो कहीं ना कहीं यंगस्टर जो है वो बिगर घर का भी रहता है, लेकिन फिर उसको लगता है यार एक तो अपनी जगह होनी चाहिए. तो आई थिंक दैट इज़ वेयर दे आर मूविंग. एक घर खरीदते, कई लोग तो क्या करते हैं दूसरा भी खरीद के देन दे गिव इट ऑन रेंट, तो उसकी जो EMI है वहाँ से भरना शुरू हो जाती है. सो ऐसा भी बहुत सारा चलता है. एक आदमी के 2 3 घर भी हो जाते हैं, तो 2 घर उनके EMI से क्लियर हो जाते हैं. सो ये सारा चीज़ अलग अलग कॉम्बिनेशन से डिपेंड्स अपॉन उनका माइंडसेट क्या है उस वक्त. रियल एस्टेट में कोई स्कैम पता है सर? बड़ा कोई स्कैम हुआ है रियल एस्टेट में जो आप बताना चाहेंगे? मतलब डजेंट मैटर, आप सिटी का नाम मत लीजिए, बिल्डर का नाम मत लीजिए, क्या मतलब बड़ा फनी हो गया कि प्लॉट्स के लैंड के काफ़ी स्कैम्स होते थे. पुणे में भी हुए हैं और सिटीज़ में भी हुए होंगे. साउथ में तो बहुत होते थे ये. वहीं से प्लॉटिंग का काम वहीं से शुरू होता था. वो इंस्टॉलमेंट देते थे 5-5 साल का, 60 मंथ्स का इंस्टॉलमेंट देते थे. और अचानक कभी कभी कुछ डिलीवर भी हुए प्रोजेक्ट्स, और कुछ प्रोजेक्ट्स में डेवलपर भाग भी गए, लैंड उनके नाम पे थी नहीं. तो ये कुछ बड़े थे, कुछ छोटे डेवलपर ने तो वैसे ही फ़ायदा ले लिया कि बड़े ने स्कीम लॉन्च कर दी, छोटे ने बोला मैं भी अपनी लॉन्च कर देता हूँ. अच्छा ये तरीके से होता है क्या? ठीक है, वी विल ऑल्सो स्टार्ट. लोग उस धारा में आ गए थे कि अगला एक डेवलपर दे रहा है डिलीवरी, तो उनको देन दे स्टार्टेड ट्रस्टिंग द स्मॉलर वंस ऑल्सो, बट स्मॉलर वंस और फ्लाई बाय नाइट. तो काफ़ी ये टाइप का काम हुआ, लोगों के बहुत पैसे गए. देखिए रेरा के पहले तो बहुत सारा ये झोल झपाटा चलता था. रेरा के बाद एवरीबडी इज ब्रॉट टू अकाउंट. अब नहीं हो रहा है. अभी आप जैसे कह रहे हैं कि रेरा की वजह से बिल्डर्स और रियल एस्टेट में बहुत ट्रांसपेरेंसी आई है, बट व्हाट अबाउट द ब्रोकर्स? बिकॉज बहुत बार सर हमारे साथ भी ऐसा होता था कि पड़ोसी ने ही घर दिखा दिया, पसंद आ गया तो पड़ोसी ने ही ब्रोकरेज ले लिया. तो ब्रोकर्स में कितना ट्रांसपेरेंसी आया है? मतलब जिसके पास ओनर का नंबर है वो ब्रोकर है. हाँ, बहुत बार ऐसा सिस्टम होता है, मेरे पास ओनर का नंबर है, मैं ब्रोकर है. 10-15 हज़ार इज अ वेरी इजी मनी फॉर एनीबडी. ये एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है. आई टेल यू, ब्रोकरेज इज़ अ वेरी इजी बिजनेस टू लुक एट. अगर आप देखेंगे तो आपको लगता है अरे क्या किया, इसको खाली मिला दिया, उसको मिला दिया, एंड देन मान लीजिए 50 लाख रुपए का फ्लैट बेच दिया, 2% या 1% भी ले लिया उसने, तो 50,000 तो इसको मिल गए. वो तो साला सैलरी भी नहीं होती है इंसान की पूरा महीना काम करने के बाद. लेकिन ऐसा नहीं होता है. वो शायद जिसको जो ट्रांजैक्शन किया ना, वो पहला आदमी नहीं था ट्रांजैक्शन करने के लिए, इसने इससे पहले 20वां आदमी को दिखाया था वो. तो उसका वो जो मेहनत है कोई नहीं देखता है, केवल सफलता देखता है. देखिए आज भी दिस इज़ लॉ ऑफ नेचर. हम लोग केवल सफल लोगों की बातें करते हैं, फेलियर की कोई बात नहीं करता है. फेलियर आप नंबर 1 को हमेशा याद रखोगे, नंबर 2 किसी को याद नहीं होता कौन होता है.
So this same formula applies to brokerage also. Brokerage में क्या था, people started thinking this is an easy money making game and they got into that or went for it. So with the result, everybody started making money, right till the caretaker, security watchman, आपके गली के बाहर वाला पान वाला, चाय वाला, जिसको थोड़ा लीड मालूम पड़ता था उसको साहब को बेचना है, धोबी कपड़े वाला. मैं नहीं कहता हूँ कि ये लोगों ने ये केपेबल नहीं, ये नहीं कर सकते हैं, बट दे हैव टू फॉलो इन लाइन, दे हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट. अगर धोबी अपना कपड़ा धोने का उसको नॉलेज है, आपको नहीं है, ही इज़ एन एक्सपर्ट एट दैट, बट आप रियल एस्टेट बेचते हो तो उसको सीखना पड़ेगा रियल एस्टेट का. इसके वजह से रेरा हैज़ डन लॉट ऑफ चेंजेस. अलॉन्ग विद रेरा वी हैव डन लॉट्स फॉर ऑर्गेनाइज्ड रियलिटी, क्योंकि रियलिटी का नाम बहुत बदनाम हो चुका था और ख़ास करके ब्रोकर्स में ये नाम बहुत ख़राब हुआ था, डेवलपर्स के लिए भी. सो एसोसिएशन पुणे एज अ फोर रनर, लेट मी टेल यू, महाराष्ट्र इज़ द बेस्ट स्टेट टू फॉलो ऑल द रूल्स. उसमें मुंबई और पुणे हमेशा लीड लेते हैं और पुणे ज़्यादा लीड लेती है किसी भी चीज़ में और रेगुलराइज करने में. आप डेवलपर्स भी देखेंगे तो क्रेडाई पहले बनी पुणे में और क्रेडाई ने इतना लीड लिया कि पुणे क्रेडाई इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. अब इट हैज़ गॉन थ्रू आउट द कंट्री. क्रेडाई नेशनल भी है दिल्ली में. सिमिलरली पुणे में हमारी एसोसिएशन थी, नेशनल एसोसिएशन बनी. आई एम फॉर्चुनेट टू बी वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ NAR इंडिया, नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स इंडिया, विच इज़ एफिलिएटेड टू नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स USA, जो मल्टी कंट्रीज़ में अवेलेबल है, जिसके ज़रिए हम नेटवर्किंग भी कर सकते हैं. मगर उससे ज़्यादा हमको इंडिया में ऑर्गेनाइज़ करना था, कंट्रोल लाना था इस बात के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पैसे इसमें बर्बाद होते थे. लोगों को बहला फुसला के पैसे निकलवाए जाते थे. पैसा ब्रोकर का तो नहीं था, पैसा तो किसी और का था, लेने वाला कोई और, देने वाला कोई और, लेकिन लगवाए अगले आदमी ने जिसको उसका नॉलेज नहीं था. सो दिस हैड टू बी स्टॉप समवेयर. इसके वजह से ये एसोसिएशंस बनी. देन वी रिप्रेजेंटेड टू रेरा कि आप एग्ज़ाम्स जल्दी से जल्दी लाइए. हमारी एक सीट है महाराष्ट्र रेरा के ऊपर, NAR इंडिया की एक सीट है. वी आर पार्ट ऑफ दैट रेरा कमेटी. एग्ज़ाम्स आए. अब महाराष्ट्र में जिसको भी ट्रांजैक्शन करना है प्राइमरी मार्केट का, नए प्रॉपर्टीज़ का, दे हैव टू अप्लाई फॉर रेरा. बट रेरा उसका एप्लीकेशन तभी एक्सेप्ट करेगी जब उन्होंने रेरा के एग्ज़ाम्स पास किए होंगे. वो एग्ज़ाम पास करने के बाद उनको कंपेटेंसी सर्टिफिकेट मिलता है. वो उसका नंबर आपको रेरा के सर्टिफिकेट जब एप्लीकेशन करेंगे रेरा का रजिस्ट्रेशन, उसमें आपको नंबर डालना पड़ता है दैट यू हैव क्लियर दिस एग्जाम और आपका ये नंबर सर्टिफिकेट है. देन दे मैच एंड दैट इज़ हाउ योर रेरा इज़ गिवन टू यू. सो नाउ यू आर अकाउंटेबल. अगर आप कोई भी गड़बड़ करते हो तो आपके सारे रिकॉर्ड्स वहाँ पर मौजूद हैं. एंड डेवलपर्स कैन नॉट सेल यू द प्रॉपर्टी अनलेस यू आर रेरा रजिस्टर्ड. दिस इज़ फॉर द प्राइमरी मार्केट. अब होता क्या है, जो पहले जैसे आप बोल रहे हैं कि कोई भी बेच सकता था, कुछ भी बेच सकता था, वो बंद हो गया है लीगली. ये दिस इम्प्लाइड फ्यू ईयर्स बैक व्हेन रेरा केम इनटू बीइंग, बट वो इन्फोर्स नहीं किया था क्योंकि नया नया था. पहले तो लोगों को आदत ही नहीं थी कंट्रोल में रहने की, तो पहले तो उनको कंट्रोल में लाना था. इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतने फ्री घूम रहे थे सारे, तो अब उनको कंट्रोल में लाया. अभी एग्ज़ाम्स आए 2-3 साल से. अभी एग्ज़ाम्स के बाद में उनको स्ट्रिक्ट किया. डेवलपर्स को बोला कि अगर आप दोगे तो आपको भी पेनल्टी भरनी पड़ेगी, हम आपको ब्लैक लिस्ट करेंगे. नाउ डेवलपर्स पहले द मोमेंट यू गो टू देम टू सेल देयर फ्लैट, आपसे पहले रेरा रजिस्ट्रेशन लेके अपने उसमें फीड करते हैं. ओनली देन दे विल अलाउ यू टू सेल. ये अब हो गया है. अब कोई और आदमी विदाउट रेरा अगर कोई प्रॉपर्टी बेचता है, विच मीन्स ही इज़ डूइंग एन इलीगल थिंग. उनके पास रेरा नहीं है. बेशक वो बेच सकते हैं. एवरीबडी, इंडिया इज़ ए फ्री कंट्री, एवरीबडी कैन डू व्हाट दे वांट, बट यू फॉल इन लाइन. जैसे आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी का आपके पास लाइसेंस है, दूसरा आदमी अगर बोलेगा वो अकाउंटेंट होगा, उसको शायद एक CA से ज़्यादा नॉलेज होगा, बट ही कैन नॉट प्रैक्टिस अनलेस ही इज़ रजिस्टर्ड विथ द चार्टर्ड अकाउंटेंट. सो सिमिलर थिंग अप्लाइज टू आवर प्रोफेशन नाउ. तो इसके चलते अभी प्राइमरी मार्केट है, बट पीपल हु डील इन टू सेकेंडरी मार्केट, रीसेल अपार्टमेंट्स, लैंड्स, रेंटल प्रॉपर्टीज़, दे आर वेरी हैप्पी कि हमारे पर नहीं है. बट दिस इज़ शॉर्ट लिव्ड. जल्दी आपके ऊपर भी आने वाला है ये. दे वांट टू कवर द होल थिंग, क्योंकि इन्वेस्टर का पैसा लग रहा है ना, लोगों का पैसा लग रहा है. द होल आइडिया इज टू सेफगार्ड द कंज्यूमर. एंड इट इज़ नॉट लाइक 10,000 20,000 या
दे आर इन्वेस्टिंग बड़ा अमाउंट, हाँ बड़ा अमाउंट इन। सो 50,000 का शेयर मार्केट में लॉस हो जाएगा तो वो रिकवर कर लेंगे 1 महीने में। बट यहाँ पे अब अगर आप उलझ गए, ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स है इवन दो इन पुणे एंड अदर सिटीज, जहाँ वो बिल्डिंग मतलब एज इट इज एज इट वाज इन कंडीशन, वही कंडीशन कंटिन्यू है 10 साल से। तो किसी का तो ईएमआई जा ही रहा है ना, या तो उसका सिविल खराब हुआ या किसी का ईएमआई, मतलब किसी का पैसा जा रहा है। एंड यू डोंट नो द फ्यूचर, मैं ईएमआई भर रहा हूँ उस फ्लैट की जिसका भविष्य मुझे पता नहीं कि क्या होने वाला। सो इसी को ध्यान में रखते हुए रेरा ने ये सारे कायदे कानून स्ट्रिक्ट किए हैं और अब लोगों का भरोसा आ गया है। देखिए अब एफडीआई कितने आ रहे हैं, पैसे बाहर से कितने आ रहे हैं रियल एस्टेट में। इतना कोई सोच सकता था क्या पहले? रियल एस्टेट में इतना बड़ा बिजनेस नहीं था। अब पैसे कितने आ रहे हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है पैसों का, इतना पैसा लग रहा है रियल एस्टेट में। बट दोनों अथॉरिटीज में क्या डिफरेंस है सर? दोनों अथॉरिटीज जो एनएआर और क्रेडाई है ना, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? सो क्रेडाई जो है वो डेवलपर बॉडी है और एनएआर इंडिया जो है वो ब्रोकर्स की बॉडी, ब्रोकर्स बॉडी, ओके। सो दे बेसिकली रेगुलेट द ब्रोकर्स बॉडी। brokers So whoever wants to becomes a part of a local association by default becomes a part of NAR India because the local association is affiliation to national body. और वहाँ पर नॉलेज गिविंग होता है, बहुत सारे नॉलेज शेयर करते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है, हर चीज़ में उनको समझाया जाता है, सिखाया जाता है। सो उनको भी अच्छा लगता है कि चलो हम लोग बाकी लॉट से हट के हैं। सो उनको एंड देन कस्टमर्स प्रेफर देम। अगर आपके पास एनआर इंडिया का सर्टिफिकेट है तो कस्टमर बोलते हैं हमको इन्हीं के साथ डील करना है, बिकॉज उनको पता है कि ये कोई गड़बड़ वाला काम नहीं करेगा। कमिंग अंडर वन अम्ब्रेला ना, एक्चुअली समवेयर समवन इज रेगुलेटिंग। नहीं एंड एक्चुअली केसेस होते हैं कि जैसे अगर कोई ऐसा आम ब्रोकर आता है तो आपको घर खोल के दिखा देगा, खुद बाहर खड़ा हो जाएगा और पूछ लेगा कि देख लो अंदर क्या दिखना है। हम सवाल पूछते हैं पानी का टाइम, बिजली का क्या है, ये सब तो उनके पास आंसर नहीं दे लगा। आप ओनर से पूछ लीजिए। तो ये सब रहेगा तो एटलीस्ट उनके पास सवालों के जवाब रहेंगे। हाँ हाँ, एक कंसल्टेंट को या रियल्टर को ये बिल्कुल ज़रूरी है कि ही मस्ट अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी जो वो बेचना चाहते हैं। जैसे इंश्योरेंस की पॉलिसी है, उनको 100 आवर्स की ट्रेनिंग दी जाती है टू अंडरस्टैंड कि इंश्योरेंस क्या है, तभी तो इंश्योरेंस बेचा जाता है। ये दिस इज़ व्हाट वी एक्सप्लेन रेरा, दैट ये आपको लाना ज़रूरी है क्योंकि ये करोड़ों की प्रॉपर्टी बेच रहा है आदमी, बट ये डजंट नो, जैसे आपने बताया। So that everything is come under control now. So people who are RERA trained, उनको हर चीज़ पता है एंड मोस्टली दे आर ट्रेंड। जब भी डेवलपर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको समझाते हैं कि ये आपको यही बोलना है। ही कैन नॉट प्रॉमिस मोर देन व्हाट द डेवलपर इज़ गिविंग। हाँ, पहले क्या बोलते थे, कस्टमर पूछता था अरे भाई इसमें स्विमिंग पूल, हाँ सर स्विमिंग पूल तो है ही। अच्छा इसमें ये देखिएगा, हाँ सर वो तो है, बाइट वो तो होता ही है। करेक्ट करेक्ट। बट वो डेवलपर ने तो उसको बोला नहीं, वो तो अपनी मर्जी से उसने बोल दिया। ही वॉज डाउटफुल बट वो बोला हाँ कमिट तो कर देता हूँ। अब ही कांट, बिकॉज देन उसको भी ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। बट सर व्हाट डू यू सजेस्ट, मतलब आप क्या एडवाइस करेंगे? ब्रोकर के थ्रू प्राइमरी सेल में पूछ रहा हूँ, प्राइमरी सेल में ब्रोकर के थ्रू फ्लैट लेना चाहिए या मेरे को डायरेक्ट जाके लेना चाहिए? सो ब्रोकर आपसे ब्रोकरेज चार्ज नहीं करता है क्योंकि डेवलपर उसको कवर करता है। ब्रोकर के थ्रू लेने में एक फ़ायदा ये होता है या दो फ़ायदे ये होते हैं। एक तो उसको बिल्डर का बैकग्राउंड पता होता है, बिकॉज वो थोड़ा नॉलेजेबल है उस लोकेशन का, उसको लैंड की पता होती है कि ये लैंड में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये तो नहीं कि ये कोई लिटिगेटेड लैंड है या आगे जाके फंस जाएगा। दूसरा, डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड उसे मालूम होता है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ पता होती है कि इसके पास है पैसा, पूरा करेगा। थर्ड, सबसे इम्पॉर्टेंट, प्राइस। जो प्राइस पे आपको बेच रहा है क्या ये सही प्राइस है, ये प्राइस पे पहले ट्रांजैक्शन हुआ है क्या? मान लो आपको उसने 8,000 का प्राइस बोला है, क्या ऐसा तो नहीं कि पिछला फ्लैट उसने साथ में ही बेचा था? तो ये ब्रोकर को मालूम होता है। बाकी बिल्डर तो नहीं बताएगा कि बिल्डर तो बताएगा ना, बॉस आपके लिए कर रहा हूँ मैं खास 8। यूजुअली जो बड़े कंपनीज हैं वो बड़ा स्टैंडर्ड काम करते हैं, लेकिन बट छोटे डेवलपर्स हैं दे वो खुद बैठ के प्ले अराउंड विद। तो देन ब्रोकर इज योर गाइड, आपसे पैसा तो ले नहीं रहा है, आप उसको देना भी नहीं है, डेवलपर उसको इज टेकिंग केयर ऑफ हिम, सो इट्स ओके एंड ही सपोर्ट्स यू ना। मान लीजिए अगर कल कोई डिले सिले हो जाती है, कोई बातें हो जाती है, कुछ कहीं अटक जाते हो, तो एटलीस्ट ही विल गाइड यू कि बॉस ये ऐसा ऐसा करना है अभी। ही विल फाइट विद द डेवलपर कि भाई दे दो पोजीशन, क्यों डिले कर रखा है। डेवलपर कैन नॉट प्ले विद द ब्रोकर बिकॉज उसको पता है कि ये और भी क्लाइंट लेके आता है, या 4 जगह जाके बोल देगा, या अपने एसोसिएशन में जाके कंप्लेंट कर देगा, तो नाम खराब हो जाएगा। सो दे आर ऑल्सो लिटिल मोर कंसर्न। और क्रेडाई इज़ वेरी वेरी क्लीन, वी हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद देम, हमारी जो एसोसिएशन है।
सो वी हैव ए वेरी ट्रांसपेरेंट डीलिंग विद ईच अदर. कहीं भी कुछ होता तो वी टेक इट टू देम दैट आपके ये मेंबर ने ये गड़बड़ की है, ऐसा किया है. सो इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन होता है. या हमारे किसी मेंबर से कुछ गड़बड़ हो जाती है तो दे टेल अस कि ये आपके इसमें ऐसे ऐसे हो रहा है, देन वी पुल अप दैट मेंबर. एंड आई गेस रियल इस्टेट बहुत सेंसिटिव मार्केट है. मान लीजिए किसी एक बिल्डर का नाम अगर किसी रीज़न से ख़राब हो जाता है तो उसको आगे फ्यूचर में लेने वाले सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उसके कहीं ना कहीं वो एक बार नाम बिगड़ जाता है तो आई गेस लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है उस पूरे ग्रुप से. देखिए रियल एस्टेट ना इट्स एन इमोशनल बाय, स्पेशली हाउसेस. जब लोग खरीदते हैं ना दे आर वेरी इमोशनल अबाउट व्हाट दे बाइंग बिकॉज दे वांट टू गो एंड स्टे देयर. और ट्रस्ट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस होल गेम. सो यू राइटली सेड कि अगर वो उसका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा तो डेवलपर बहुत मुश्किल होता है उसको वापस खड़ा रहना वहाँ पर. और रेरा के चलते अब वो रेरा ने एक बार ब्लैकलिस्ट कर दिया तो दैट डेवलपर कैन नॉट अगेन मेक ए प्रोजेक्ट अंडर दैट सेम नेम. कहीं भी अगर उनका नाम आ गया तो उनको बोलेंगे कि आपने पहले गड़बड़ करी है, अभी आपको हम अलाउ नहीं करेंगे डेवलप करना. एंड आई गेस रियल इस्टेट में सर ऐसा है कि आपका चाहे जितना मर्जी बड़ा नाम बन जाए लेकिन स्टिल आपको हर प्रोजेक्ट के लिए उतनी ही मेहनत हर बार करनी. सी एक मैन्युफैक्चरर है, बहुत अच्छा ब्रांड उसका चल पड़ा, बहुत सालों तक उसका नाम बन गया, गुडविल बन गई, अच्छा रहता है. बट रियल इस्टेट में यू कैन नॉट डू कि 10 साल से ये वो इसीलिए है क्योंकि वो हर बार हर प्रोजेक्ट में उतनी मेहनत कर रहे हैं. इट्स नॉट लाइक कि एक बार नाम बन गया, हाँ कि नाम बन गया अब मैं 10 साल तो कुछ भी करूँ चलेगा. दैट कैन नॉट बी डन इन. That cannot be. See, there is a difference, no? When you talk about manufacturing, so वो मैन्युफैक्चरिंग मान लीजिए कोई छोटी चीज़ करते हैं, 1000-2000 की होगी, 5000 की होगी, तो वो बहुत ज़्यादा अखड़ता नहीं है. अगर किसी का चले भी गया तो बोलेगा चल ठीक है यार, अगले बार ये ब्रांड का हम लोग खरीदेंगे नहीं प्रोडक्ट, ठीक है ना. बट वो कितने लोग होंगे जिनकी ख़राब हुई होगी. यहाँ तो क्या है कि ये लाखों करोड़ों में चले जाता है हिसाब किताब. और हज़ारों तो नहीं बना पाएगा. जैसे वो 1000 प्रोडक्ट लाख प्रोडक्ट निकालता है, पर्सनलाइज होता है. हाँ. तो वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते हैं क्योंकि उनका भी बहुत पैसा उसमें लगा होता है, इन्वेस्टर्स का पैसा लगा होता है, बैंक की फंडिंग्स होती हैं, लैंड होती है उसमें. देयर आर सो मेनी स्टेक होल्डर्स जिनके कोऑर्डिनेशन से ये फ्लैट मैन्युफैक्चर होता है. तो बिल्डर यूजुअली इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेता है. क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है इसमें. एवरीथिंग इज एट स्टेक. तो सर जैसे हम लोग कह रहे थे कि स्टॉक मार्केट जितना लिक्विड नहीं है रियल इस्टेट, पर जैसे अब रीट्स आ रहा है तो जिसकी वजह से आप छोटे अमाउंट से ही ओनरशिप ले सकते हैं, रेंट का मज़ा ले सकते हैं मंथली. तो रीट्स की वजह से कितना लिक्विडिटी आया? बिकॉज आई डोंट थिंक अभी भी बहुत सी पब्लिक को पता है कि रीट्स क्या है. रीट ऑल्सो जैसे रीट इज़ ए डिफरेंट थिंग, फ्रैक्शनल ओनरशिप इज़ ए डिफरेंट थिंग. रीट तो सेबी ने रेगुलेट किया हुआ है तो उनके ज़रिए ही चलता है उसमें. अब जो फ्रैक्शनल वाले थे उनको एसएम रीट करके सेबी ने अभी रेगुलराइज किया है कि आप यू कैन नॉट टेक मनी फ्रॉम पीपल और एंड बी फ्री कि कल कुछ भी हो जाए. बिकॉज ओनरशिप तो क्या है, इट्स अनडिवाइडेड नो. आज मान लीजिए एक ऑफिस का 10,000 फुट की ऑफिस की प्रेमाइसेस है, किसी एमएनसी को रेंट पे दी हुई है, वो अपना फ्रैक्शनल में उसको 25-25 लाख की यूनिट करके बेचते हैं, 20-20 लाख के. सुनने में ये भी आया था कि हज़ार रुपए का भी यूनिट में वो सम पीपल वर गेटिंग इनटू इट. सम पीपल अप्रोच मी कि आप जो आपकी वाई की प्लॉटिंग है वो आप वील सेल इट टू मल्टीपल पीपल. मैं बोला एक प्लॉट मल्टीपल पीपल तो होगा क्या, उसका प्लॉट है उसमें रेंट तो आ नहीं रहा है. नहीं वो हम देखेंगे, मतलब ये फ्लाई बाय नाइट वाला काम था. तो हमने बोला नहीं हमारा वी आर वेरी गुड, हम लोग के पास है ही नहीं, वी आर सोल्ड आउट. सो कमिंग बैक टू योर पॉइंट, रीट में अभी बहुत ज़्यादा रीट्स हुए नहीं है इंडिया में, अब बढ़ रहे हैं. सेबी ने अभी फ्रैक्शनल को भी उसके अंदर अपने फोकस के अंदर लाया है. सो नाउ पीपल्स मनी इज़ गोइंग टू बी सेफ. एंड अभी भी बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं हैं टू इन्वेस्ट इन फ्रैक्शनल बिकॉज अनडिवाइडेड है, एग्जिट का प्रॉब्लम है. सो फ्रैक्शनल वाले बोलते हैं कि आप ऐसे लोगों को लाओ मत जिनको एग्जिट करना होगा 1-2 साल में. they'll have to be long term invested, which means then this is a flip side to that. So one has to understand that getting into it क्या होता है, any investment product पहले आपको एग्जिट देखना होगा कि अगर आपको कल चाहिए पैसा तो आप निकल सकते हो कि नहीं निकल सकते हो, वो इम्पोर्टेंट है. सो इसके चलते ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था फ्रैक्शनल. बट अभी शायद अगर सेबी ने उसको रेगुलराइज किया, कुछ और उसमें कायदे अच्छे आ जाएंगे तो मे बी someday this will look very good and people start getting into it.
सर किसी भी सिटी में मिला नहीं साहब, अच्छे बिल्डर का पता कैसे करेंगे? सो अच्छे बिल्डर की डेफिनेशन मतलब, मैं कोई प्रोडक्ट लेता हूँ तो मैं ब्रांडिंग देखता हूँ, 100 साल पुराना हिस्ट्री, 50 साल में खाने का सामान लेता हूँ, बट मैं अच्छे बिल्डर का कैसे पता करूँ? मतलब क्या एक माउथ पब्लिसिटी के अलावा कोई जरिया है जिससे मैं, मेरे को ये समझ में आएगा? मैं नया नया शिफ्ट हुआ हूँ लेट से मुंबई में, पुणे में, हैदराबाद में, तो सब जिसका जो कनेक्ट है वो बोलेगा ये अच्छा बिल्डर, तो इसका तो इसमें देखिए, जैसे आपने कहा जिसका जो कनेक्ट है, मान लीजिए अगर आप ये ब्रोकर से या रियल्टर से भी पूछेंगे तो उसका वेस्टेड इंटरेस्ट तो बोलेगा नहीं नहीं ये डेवलपर सबसे अच्छा है। बट ये आपको थोड़ा एक अंदाज़ लेना होगा। आजकल तो सोशल पे हर अवेलेबल है, गूगल पे हर चीज़ मिल जाती है, उनका बैकग्राउंड, पहले क्या प्रोजेक्ट किया उन्होंने, कितने टाइम में डिलीवर किया है। यू कैन गेट इन टू दैट सोसाइटी, टॉक टू द बायर्स देयर कि भाई आपने कब बुक किया था, कब डिलीवरी मिली, आर यू हैप्पी, इज़ द सोसाइटी बीइंग टेकन केयर ऑफ, डिलीवरी ढंग से दिया कि उन्होंने कुछ पैसे में गड़बड़ तो नहीं की। ये बहुत अभी डिफ़िकल्ट नहीं है पता करना किसी भी डेवलपर के बारे में अभी। बिसाइड्स दिस, अगर वो डेवलपर इज़ पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे नरेडको है बिल्डर्स की ऑर्गेनाइजेशन, क्रेडाई है, MCHI है, या मराठी बांधकाम व्यवसायक एसोसिएशन है, सो देन इट्स दे आर प्रीटी ओके। नहीं तो वो उनको मेंबरशिप भी देते नहीं हैं। Associations do not give membership to fly-by-night developers, similar to what we do in brokers association. So ideally, but बाकी आपको हर बिल्डर को आपको परखना ही पड़ेगा। You'll have to do a little bit of recce of them. Brokers को अगर आप बोलेंगे, if you give them confidence, देख भाई मैं तेरे सिवाय जाऊँगा नहीं, but I want to go to a good builder, और मेरा ये बजट है, ये बजट में मुझे चाहिए, तो देन प्रोबेबली इफ़ ही गेट्स दैट कॉन्फिडेंट कि हेमंत इज़ नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, ये मेरा ही क्लाइंट है, फिर वो आपको दिखाएगा कि नहीं नहीं सर इसके पास नहीं जाएंगे, हम इसके पास चलते हैं। द मोमेंट ही हैज़ दैट फियर ना कि यार कोई भी इसको ले जाएगा, तो फिर हो सकता है कि आपको कहीं वो बोलेगा नहीं नहीं ये बेस्ट जल्दी है, जल्दी खत्म करो फंस जाओ यहीं पर आप। फंसेंगे नहीं क्योंकि रेरा रजिस्टर्ड है तो बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट देन दिस इज हाउ इट हैपेंस। बाकी डिलीवरी लेट से चलती है, ये आज मैं कैमरा पे भी बोलता हूँ कि डेवलपर्स में टेल यू कि डिलीवरी मान लीजिए 30 महीने में मिलेगी तो आप 36 महीने पकड़ के चलिए। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर आउट ऑफ डेवलपर्स कंट्रोल, you know, so he has no control over it, right from sanctioning authorities to OC giving authorities to material giving suppliers, lot of things happen. I'm कोविड की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, बट बाकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको उसको फेस करना पड़ता है। External factors बहुत हैं। अनवांटेड चीज़ें बहुत हैं, अचानक से बोल्डर आ जाता है उसके सर पे तो उसको फेस करना ही है। वो आके अपने बायर्स को नहीं बोल सकते कि बॉस मेरे पर ये प्रॉब्लम आ गया है, तो बायर बोलेंगे भाई तुम तो बिल्डर हो, तुम हैंडल करो जो करना है, पैसा तो उसके जेब से ही जाना है। सो ये इसके लिए अंडरस्टैंड, अगर 30 महीने की डिलीवरी तो 36 महीने लगेगा, 36 की डिलीवरी तो 42 महीने लगेंगे, 5-6 महीने आपको उसको ग्रेस देने पड़ेंगे। अंडरस्टैंड एंड बी हैप्पी, नहीं तो आपका ब्लड प्रेशर नीचे ऊपर होता रहेगा, आप बीमार हो जाओगे उससे। सो सर एक वास्तुशास्त्र का क्या रोल है फ्लैट बाइंग सेलिंग में? मतलब बहुत सारे, तो कितना परसेंटेज जनरेशन है जो आज स्पेस देख रही है बट साथ में वास्तु भी एक बड़ा फैक्टर है? मतलब सपोज इफ़ यू आर एंटरटेनिंग 10 कस्टमर्स इन ए डे और 100 कस्टमर्स इन ए मंथ, तो कितना परसेंटेज ऑफ कस्टमर हैं जो वास्तु में? वास्तु का एक बहुत अलग गणित है। पहले इतना नहीं था हमारे पास, पूना में, महाराष्ट्र में या मुंबई में भी नहीं था ये, बट अब ये थोड़ा बढ़ रहा है। साउथ में बहुत ज़्यादा था पहले से ही। एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा, शायद इससे आपको आंसर भी मिल जाएगा। करीबन 25-28 साल पहले मोटरोला नाम की एक कंपनी आई थी, दे वर मेकिंग पेजर्स, ठीक है। दे वर आवर क्लाइंट्स, उनको प्रॉपर्टी चाहिए थी। उससे पहले साउथ के कुछ लोग आए थे, वो डेवलपमेंट में थे, लैंड डेवलपमेंट में थे, एंड दे वांटेड टू टेक ए प्रॉपर्टी। तो एक प्रॉपर्टी हमने उनको दिखाई घोले रोड पे, एंड उन्होंने टोकन दिया, बट देन जब उन्होंने वास्तु वाले को दिखाया तो उसने रिजेक्ट कर दिया, बोला ये बिल्कुल आपके लिए सुसाइड है, यू कैन नॉट गेट इनटू दिस प्रॉपर्टी, रॉन्ग है। तो बहुत मुश्किल से हमने ओनर से उनको हेल्प करके वी गॉट द टोकन बैक। मोटरोला आई, वी शोड देम, मोटरोला के जो वास्तु कंसल्टेंट थे, ही फ्लू डाउन फ्रॉम दिल्ली। अभी मोटरोला भी ये करती है, ये हमको पता नहीं था वास्तु 25 साल पहले,
96-97 की बात बोल रहा हूँ। उनको हमने 15-18 प्रॉपर्टीज़, तभी पुणे इतना बड़ा नहीं था, तो विमान नगर से लेकर औंध और डेक्कन वगैरह सारा एरिया हमने कवर कर लिया था एक ही दिन में, मे बी हाफ डे में, फटाफट से। वो वास्तु वाला वहीं उतरेगा, कौन सा इसमें है, नो चलो ये दिस इज़ नॉट गुड फॉर अस। एंड में हम लोग गोले रोड वाली वहाँ पर जगह गए, दिस इज़ द प्लेस, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, यहाँ लक्ष्मी बसती है। हमने बोला बसाओ लक्ष्मी को। अब देखिए, साउथ वाला रिजेक्ट कर गया, नॉर्थ वाले ने उसको ओके कर दिया। अब वास्तु किसकी सही है किसकी गलत है ये तो समझ नहीं आती है। सो इट ऑल आई डोंट नो, एवरीबडी फॉलोज, इंडिया वी फॉलो वेरी डिफरेंट वास्तु। पहले ज़माने में कहाँ वास्तु होती थी? सो दे वुड ओनली लुक एट द सनलाइट कहाँ से आती है, एयर सर्कुलेशन कहाँ से होता है। ये सतीश दादा मगर से भी हमने एक सवाल पूछा था हमारे एक कन्वेंशन के अंदर, मगरपट्टा के जो फाउंडर हैं। ही सेड पहले ज़माने में नहीं होता था, ये तो ईशान्य जो देखते हैं ना कि कहाँ से आपका सूरज निकलता है, कहाँ ढलता है, बहुत सारी चीज़ें पुरानी इससे रिलेटेड थी। उसके हिसाब से वो लोग बेडरूम, मास्टर बेडरूम वहाँ रखना है, क्योंकि खेत का जो अनाज है वो वहीं रखा जाता था, और बुज़ुर्ग को वहीं सुलाते थे कि भाई उसकी नींद बहुत पक्की नहीं है, रात को अगर कोई चोर चक्कर भी आ जाएगा तो वो उठ जाएगा। उसके चलते उसको साउथ वेस्ट में ही होता था कि वहाँ से, तो लोगों ने बोला नहीं ओनर साउथ वेस्ट में ही होना चाहिए। सो ये भी मिथ है या सच्चाई है पता नहीं, बट दिस इज़ व्हाट। नो हाउस, अगर आप अपार्टमेंट में जाएंगे तो मान लीजिए एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट है, तो चारों तो वास्तु के हिसाब से हो नहीं सकते। ईस्ट वेस्ट एंट्री चाहिए तो 2 ही हो पाएंगे उसमें से। और कई बार बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में आपका भगवान का जो देवघर होना चाहिए, वो भी पॉसिबल नहीं है। नॉर्थ ईस्ट सब जगह पे तो उस टाइप से नहीं होगी जहाँ वो वही करे। सो ये तो होता नहीं है, बट ऐसे हम देखते हैं कि इतना वास्तु का बहुत इतना परेशानी नहीं है कि काम खराब हो जाए। बहुत लोग होते हैं दे डोंट बिलीव इन टू ऑल दैट, दे सेड वी आर ओके विद दैट। कुछ लोग होते हैं प्लान के ऊपर ही देखते हैं, देन दे गो फॉर दैट। सो इट्स सब्जेक्टिव। सर, प्रॉपर्टी खरीदने में कौन कौन से हिडन कॉस्ट, हिडन चार्जेस होते हैं जो हम लोगों को पता ही नहीं होते? पहले ज़्यादा होते थे, अब ट्रांसपेरेंसी आ गई है इसके अंदर। पहले क्या होता था कि हमको केवल स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन पता होती थी, कार पार्किंग के चार्जेस मालूम नहीं होते थे, कॉर्पस का पता नहीं होता था, मेंटेनेंस चार्ज का पता नहीं होता था, लीगल, सोसाइटी मेकिंग, ये सब चीज़ें पता नहीं होती थी। उसके बाद में कभी उसने आपसे और भी कुछ पैसा ले लिया किसी क्लब हाउस के चलते, वो भी होता था। बट आई थिंक अभी क्लैरिटी बहुत आ गई है, दे गिव यू एवरीथिंग। अभी तो पैकेज डील ही चल रहा है आजकल, तो टोटल टिकट साइज़ कितने का है वो हिसाब से काम चल रहा है, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग। एंड ब्रोकर को आपको ब्रोकरेज देनी नहीं, पहले ज़माने में ब्रोकर को ब्रोकरेज भी देनी होती थी, तो वो भी एक एलिमेंट होता था पैसा देने का। अब तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट देयर। सो अब देर इज़ नो, ऐसा कुछ डर वाली बात नहीं है। बट सर, आप आज की डेट में सपोज आपको एक बिल्डर को 100 में से नंबर देने हैं, तो आप कितने नंबर देंगे टूवर्ड्स क्लैरिटी, कन्फ्यूजन नहीं रखना, हिडन चार्जेस नहीं लगाना? मतलब सिटी वाइज डिफरेंस कर डिफरेंशिएट हो सकता है, बट फिर भी मैं टेंटेटिव बोल रहा हूँ कि पहले इट वॉज 10, 100 में से बिल्डर का इमेज ऐसा है कि भाई ये तो घपला ही करते हैं, मतलब बिल्डर के भरोसे आप चल ही नहीं सकते। आज की डेट में कितना सुधरा है? बहुत ज़्यादा। मैं समझता हूँ 10 में से एक आध बिल्डर आपको ऐसा मिलेगा गलती से, हु वुड ट्राई टू टू प्ले अराउंड विद दिस। बाकी तो सारा, क्योंकि स्टाफ ही बैठता है ना, तो सारा प्रिंट में होता है, ब्लैक एंड वाइट में होता है। सो देर इज़ नो चेंज, वो चेंज नहीं कर सकता है। ये गड़बड़ कहाँ होती है? जब ये वो खुद बैठेगा, देखेगा ये आया है क्या ग्राहक, तो चलो इसको ये निकाल दो, ये लगा दो उसके सामने कॉस्ट शीट, ही प्लेज अराउंड विद दैट। अब वैसा कुछ नहीं है, स्टाफ बैठता है, स्टाफ के लिए तो सब एक तरीके हैं, कोई फ़र्क नहीं उसमें। बट 100 में से फिर भी कितना नंबर देंगे सर? 100 में से मेरे हिसाब से 90-95% बिल्डर आपको सही मिलेंगे आज की तारीख में, ऑन दीज ग्राउंड्स। हिडन चार्जेस के ग्राउंड पे या कोई और गफला करने के चार्ज पे 2-5% तो हर इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं होते ही हैं, जिनके वजह से बाकी लोगों का नाम खराब होता है। तो उसको भी वीड आउट करने का चल रहा है, डेवलपर्स खुद भी उसमें कदम लेते हैं, और ब्रोकर्स बची कुची कसर ब्रोकर्स भी उसकी निकाल देते हैं, क्योंकि अब ब्रोकर भी सतर्क हो गया है। वो अपने इन्वेस्टर का या अपने बायर का पैसा नहीं फंसाना चाहता, क्योंकि आगे उसके बिजनेस पे भी इफेक्ट आता है, उसके सर्विस पे भी इफेक्ट आ जाता है। तो ये सब चीज़ के सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रांग है, इमीडिएटली न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया पे कोई डाल भी देता है कि भाई ये बिल्डर से मैंने डील किया था, ये किया था, और उसका ये रवैया ऐसा है, तो इससे बिल्कुल डील मत करो आप। लोग बोलते हैं, बात करते हैं। बट अभी कुछ जैसे मैं कुछ बिल्डर को
सिटी में जानता हूँ तो कुछ मतलब जो पुरानी बिल्डिंग बनाई है उन लोगों ने क्या किया, छत नहीं, छत का राइट मतलब रूफ का राइट ही नहीं दिया, पार्किंग का राइट नहीं दिया, पार्किंग को उन्होंने पीएमसी को अलग से सेल कर दिया। सो ये सब पहले होता था, अभी भी आज की डेट में भी ऐसा ये अभी नहीं मतलब दे होता प्ले है। अराउंड। ये जो रेरा से पहले वाला सीन अलग था, रेरा से, सो इट इज़ प्री रेरा एंड पोस्ट रेरा, बहुत चेंज हो गया है उसके बाद में। दे बिकॉज रेरा के बाद एग्रीमेंट के पैटर्न्स ही चेंज हो गए ना। रेरा ने फॉर्मेट सेट किया कि ये फॉर्मेट से आपको करना है अभी। व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर ए पर्सन, मतलब सोसाइटी और एक कंडोमिनियम? डिपेंड्स, दोनों बोथ आर इक्वली गुड, देर इज़ नो प्रॉब्लम। सोसाइटी इज़ ऑल्सो गुड, मगर अगर जो कम लोग हैं, छोटे हैं, तो दे कैन गो फॉर अपार्टमेंट नीड और कंडोमिनियम ऑल्सो। बट सोसाइटी यूजुअली इसके लिए प्रेफर करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे कन्वेंस हो जाती है सोसाइटी के नाम से, काफ़ी बेनिफिशियल होता है उसमें। कि कन्वेंस होने से क्या होता है, गॉड फॉरबिड अगर जैसे अर्थक्वेक कभी हो जाती है, पूरी बिल्डिंग नीचे आ गई, तो आपको आपका शेयर अलॉकेट होता है कन्वेंस डीड में। विच जैसे जो आपका सोसाइटी के नाम पे ही होता है। सोसाइटी के नाम पे होता है, तो कल अगर आप बोलते हो चलो अब तो गिर गया, दोबारा बनाना है, तो सारे लोग मिल करके उसको बनाएंगे, तो आपको आपका शेयर उसमें अलोकेटेड है कि 1000 फीट हेमंत की जगह थी उसमें, तो लैंड में भी हेमंत का शेयर है 1000 फीट का। तो इस तरह से वो बेनिफिशियल हो जाता है। सो आज भी सर है ना, ब्रांडेड बायर्स, सॉरी ब्रांडेड बिल्डर संभालना, डेवलपर संभालना एक चैलेंज है इंडिया में। क्या ना सर, कभी भी मैं आई विजिटेड साउथ, तो वहाँ पे एक योगा सेंटर बहुत सारे बने हुए हैं, तो मैंने एक बाहर बोर्ड देखा, इंडिया बेस्ट योगा सेंटर। जब अंदर जाके देखा तो दो आदमी योगा कर रहे हैं। सेम वे आई विजिटेड 3-4 योगा सेंटर, वो सेम ही स्टाइल में काम कर रहे हैं। तो आपको हर आधा किलोमीटर पे बोर्ड लगे, इंडियाज बिगेस्ट बिल्डर, पुणे इज बिगेस्ट डेवलपर, द बेस्ट प्रोजेक्ट इन पुणे। मतलब हाउ डू यू जज बेस्ट? ऑल कोई नहीं बोलता कि यार हाँ किसी ने सेलिब्रिटी को लिया होगा एंडोर्समेंट के लिए, बट That doesn't make them big. हाँ मतलब सो ये दिस इज सी, ये तो क्या हो कि सेल्फ पब्लिसिटी है, अपने अपने आप को बड़ा बोलते हैं, या कई अवार्ड शोज भी होते हैं उसमें उनको अवार्ड मिलता है, कई लोग बोलते हैं अवार्ड खरीदे भी जाते हैं। सो दैट इज़ ओके, दैट इज़ ऑल सब्जेक्टिव, बट देन यू डोंट गो बाय दैट, यू गो बाय देयर क्रेडेंशियल्स कि उन्होंने पहले क्या डिलीवरी दिया, क्या परफॉर्मेंस है उनका। दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, एंड दैट्स द ओनली सॉल्यूशन फॉर दैट इज़ द ओनली सॉल्यूशन। प्लस देर आर गुड ब्रांड्स, पुणे में भी बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं जो हु लिव अप टू देयर रेपुटेशन ऑल अलोंग। ब्रांड प्रॉमिस, यस। बिल्कुल, कभी भी वो उससे नीचे नहीं उतरते, वो स्तर से नीचे नहीं उतरते। बेशक दे विल बी लिटिल एक्सपेंसिव कंपेयर टू द अदर्स, बट दैट ब्रांड इमेज दे विल ऑलवेज मेंटेन, दे वुड नॉट फ्लीज द क्लाइंट। कोई उनके बारे में डिलीवरी के बाद गलत नहीं बोलेगा कभी। तो सर, एक घर फाइनलाइज करने से पहले व्हाट आर द प्राइमरी चेक्स दैट वी नीड टू डू? In terms of legalities, you must check out the title of the property. Of course, ये lawyer का काम होता है usually, and you must employ a lawyer in case you want to do that. अगर आप लोन ले रहे हो तो बैंक का लॉयर आपका वो ड्यू डिलीजेंस कर ही देता है उसका। रेरा के वेबसाइट पे जाके यू कैन वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द दैट प्रोजेक्ट। इट हैज़ टू बी रेरा रजिस्टर्ड ऑफ कोर्स, अदरवाइज यू डोंट हैव टू गो फॉर दैट। रीसेल है तो फिर देन यू हैव टू गो थ्रू द लॉयर, एंड ऑफ कोर्स रीसेल है तो मैं ये भी एज्यूम करता हूँ कि उसमें कोई कंसल्टेंट या ब्रोकर इन्वॉल्व होगा ही होगा, तो दे विल ऑल्सो गिव यू ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। देन बाकी सारी चीज़ें आपको देखनी होगी, लोकेशन कहाँ है, फेसिंग क्या है। कई बार क्या लोगों को समझ नहीं आता, एक बार जो उनको अच्छा गार्डन वार्डन दिखाया जाता है, पता चला कि पीछे शमशान भूमि है, वो तो अंदर आने के बाद तो यू मस्ट डू ए रेकी ऑफ द प्रॉपर्टी। आप उस प्रॉपर्टी में सुबह में भी जाइए, एक बार रात में भी जाइए, लाइट्स जलने के बाद में, तो आपको पता चलता है कि रात में क्या सीन है। घर की लेडीज़ आ जा पाएंगी क्या आराम से रात में? पब्लिक ट्रांसपोर्ट आती है क्या वहाँ तक? ऑटो रिक्शा, कैब, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेबरहुड क्या है, पानी का कनेक्शन है क्या, कॉरपोरेशन का पानी आता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई ठीक है क्या वहाँ पर। बहुत सारी चीज़ें, पैरामीटर्स होते हैं जो यू हैव टू टिक द बॉक्सेस and then go for it. So let's answer few quick questions. So we'll be asking questions and you would be answering in one word, 2 word or 1 line probably. ठीक है, Rapid I'll try fire. to, yeah, sure. If you had rupees 50 lakh to invest in real estate today, आपके पास अगर आज 50 लाख रुपए हैं आपके पास, आप क्या कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? Plots. I am a landman always. प्लॉट से वेयर इन दिस सिटी? In the city of Pune. I love Pune, and Pune जितनी अपॉर्चुनिटी शायद और कहीं हो,
आउटस्कर्ट्स पे आपको सस्ता चाहिए तो आउटस्कर्ट्स पे चले जाइए, 50 लाख में आपको बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। सर आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद आज की डेट में कौन है, द लैंड ओनर, द डेवलपर और द रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर? सप्लायर का तो आई डोंट नो, बिकॉज दे आर ट्रेडिंग इनटू प्रॉपर्टीज़, दे आर ट्रेडिंग इनटू मटेरियल। वो कहीं से खरीदते हैं, जैसे सीमेंट का सप्लायर है, सैंड का सप्लायर है, खरीदते हैं फिर बेचते हैं। सो इट्स ए ट्रेडिंग बिजनेस दैट दे आर इनटू। रियल एस्टेट का लैंड ओनर एंड डेवलपर में कंपैरिजन हो सकता है कि अगर आपके पास ज़मीन है तो वुड यू वांट टू बी ए लैंड ओनर? लैंड ओनर होना इज़ अ गुड थिंग। यू कैन गिव योर लैंड ऑन JV टू द डेवलपर एंड हैव दिस डेवलप्ड। So you will prefer to be a landowner than a developer. Yeah, okay. सिटी के आउटस्कर्ट्स में एक बड़ा एग्रीकल्चर लैंड, सिटी के बीच में कॉमर्शियल शॉप या प्रॉपर्टी, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी या एक फ्लैट, एक सेलेक्ट। सो डिपेंड ऑन, जैसे मैंने बताया कि आप क्या एज ग्रुप में हैं। जैसे मैं अभी वंस यू क्रॉस 60 इट देन यू लुक एट लिटिल स्टेबल थिंग कि आपको बहुत ज़्यादा, हाँ, इट शुड बी क्लोजर टू योर वेर यू आर, देन आई वुड प्रेफर विद इन द सिटी। बट 10-15 साल पहले आई वुड ओनली बाय एग्रीकल्चर लैंड आउटसाइड द सिटी। Is it true that in big cities developers right now are preferring या फिर not building 1 BHK 2 BHK flats? Not really. Developers only develop something which is the demand at that point of time. 1 BHK पहले भी प्रेफर कम करते थे बिकॉज उसमें खर्च ज़्यादा होता है एंड यू हैव टू डील विद सो मेनी पीपल। और अब पोस्ट कोविड 3 और 4 BHK का चलन ज़्यादा है। अगर लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स आप देखेंगे, सो पिछले साल के मुकाबले इस साल 3 और 4 BHK की सेल हैज़ बीटन द स्टैटिस्टिक्स, काफ़ी ऊंची चली गई है। 1 BHK तो बहुत कम है। इवन फ्रेशर्स डोंट वांट टू गेट इनटू, उनको भी लगता है कि 2 BHK ले लें, कभी फैमिली आ जाएगी, माता पिता आना चाहते हैं बाहर से या गेस्ट आना चाहते हैं तो एक रूम तो होना ही चाहिए। तो 2 BHK तो चलता ही चलता है, 1 BHK चलन बहुत कम है। वन वर्ल्ड क्लास बिल्डर इन इंडिया? In India, DLF for sure. अच्छा, आउटसाइड इंडिया यू कंसिडर एनी कंट्री, एनी डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री? There would be so many, but Trump is very famous because they are in India also, so we would know them. But there are, if you go to New York, you see whole lot of construction happening there, the best of buildings there. You go to UK, the architecture and the development is very, very different. Different countries, different. You go to China, जैसे हांगकांग में अगर आप जाएंगे तो वहाँ का लैंडस्केप, स्काई स्क्रेपर्स एकदम अलग हैं। हर कंट्री का फ्लेवर अलग अलग मिलता है आपको। Why Dubai is going famous in real estate recently? दुबई इज़, जैसे हमारा गोवा है, गोवा आई कॉल गोवा इज़ दुबई ऑफ इंडिया। एवरीबडी वांट्स टू कम टू गोवा। इंडिया के सारे लोग दुबई गोवा जाना चाहते हैं। सो सिमिलरली दुबई इज़ दुबई ऑफ द वर्ल्ड। सो यूके से लोग आते हैं वहाँ पर, रशिया से, जहाँ कोई वॉर की प्लेस होती है तो दे स्टार्ट पुटिंग दियर मनी टू दुबई कि दैट इज़ अ सेफ हेवन। कायदे कानून अच्छे स्ट्रिक्ट है वहाँ पर, कोई वहाँ झांसा नहीं होता है, आपके पैसे कोई आपको फ्रॉड नहीं कर सकता है। मार्केट नीचे हो गया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, दैट इज़ मार्केट कंडीशन, बट नोबडी कैन फ्लीस योर मनी देयर। सो ये सारी चीज़ें के लोग बोलते हैं चलो दैट इज़ अ सेफ प्लेस टू इन्वेस्ट मनी, और रेंटल वैल्यू अच्छी मिल रही है अब तक लोगों को, सो पीपल आर गोइंग देयर। Any one book that you can prefer to understand real estate in a best manner? There are a whole lot of books which have been written by Indian authors. I wouldn't pinpoint on one, but there are a whole lot of books. A friend, Harshul Savla, has written many books, more than 20 books on real estate. He's got a doctorate on real estate. So उसमें उनका कोई भी आप बुक उठा लीजिए, एंड थ्रू हिज पर्सनल एक्सपीरियंस, ही इज़ ऑल्सो रियल्टर, ही इज़ ऑल्सो अ डेवलपर, एंड ही इज़ रिटन। सो मुंबई में ये चलन क्यों है सर, हर 11 महीने बाद ब्रोकरेज लेने का? एंड और कौन सी सिटी में, और या फिर और कोई कंट्री में, डू यू नो एनी अदर कंट्री विच वेयर दे आर फॉलोइंग द सेम सिस्टम ऑफ? नो, आई डोंट नो एनी अदर कंट्री। क्या होता था, देयर वाज अ फियर, पहले पुणे में भी ऐसे होता था, 11 महीने या 22 महीने मैक्स आपको लीज मिलेगा, उसके बाद में यू हैव टू वेकेट द प्लेस। देयर वर 2 फैक्टर्स, एक तो टेनेंट वुड नॉट गो, एक बार वो 22 महीने का उसका अगर पीरियड ख़त्म हो गया तो देन
उनको लगता था कि ये फिर उठेगा ही नहीं शायद यहाँ से, तो हमारी प्रॉपर्टी हड़प कर देगा। फिर देन लॉज बिकम लिटिल स्ट्रिक्ट फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। एंड फिर उसमें क्या था कि ब्रोकर का एलिमेंट भी होता था। ब्रोकर को लगता था कि ये अगर 4-4 साल तक एक ही टेनेंट रहेगा तो हमारी ब्रोकरेज का क्या होगा। अगर हर 2 साल में ये चेंज होता है तो इन 4 years वी कैन गेट 2 ब्रोकरेजेस। मुंबई में बहुत टाइम तक 11-11 महीने का अभी भी कहीं कहीं चल रहा है, तो वो ब्रोकर को ब्रोकरेज आपको देनी पड़ती है एवरी 11 months। मुंबई इज़ मोर ब्रोकर डोमिनेटेड मार्केट। उसमें ब्रोकर्स आर ऑल्सो टेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स टू कीप अपकीप द फ्लैट। ओनर कभी वहाँ रहते हैं, कभी बाहर होते हैं, सो दे टेक केयर ऑफ देयर पेइंग देयर मंथली बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, प्रॉपर्टी टैक्सेस, wear and tear, maintenance, society, they handle everything. So probably that is the service that they are charging. They should charge the owners, but they also charge the tenants at times. बट बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ विच आर दे आर गेटिंग डिसेंट, मतलब गुड अमाउंट ऑफ मनी एवरी ईयर फिक्स्ड, सो इट इज़ लाइक इंटरेस्ट ऑन एफडी सॉर्ट ऑफ वो आना ही आना है, एंड दे आर टेकिंग नॉट एनी एफर्ट। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ Actually, this is something to do with property management. This is called property management. बहुत सारे कंपनीज है अब्रॉड में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में। अब इंडिया में भी ये कई जगह पे है। IPCs ये करते हैं, इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स ये करते हैं, और कुछ कंपनीज इंडिया में भी है जो ये काम करती हैं, प्राइवेट हाउसेज हैं वो करते हैं काम। सो दे मैनेज द प्रॉपर्टी, मेंटेन द प्रॉपर्टी, एंड दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग राइट फ्रॉम गिविंग इट ऑन लीज टू वेकेटिंग, गेटिंग इट वेकेटेड, गेटिंग इट पेंटेड, आपके सैनिटरी वेयर ठीक कराएंगे, प्लम्बिंग का काम करा देंगे, एवरी टाइम थिंग दे टेक केयर ऑफ। बट देन देयर द चार्जेस आर टू द ओनर्स। But yeah, this is very strange that even the tenants are charged in places like Mumbai, as you pointed out. Okay, so basically property management charges should be paid by owner only, because they are managing the property on behalf of owner. उनका 1 महीने का रेंट वो लेते हैं, and then they take care of everything. One negotiation trick which is like करना ही चाहिए घर खरीदने अगर आप जा रहे हैं तो बिल्डर के साथ अच्छे से। There are many depending on builders' financial health. आप उनको पैसा दे के रेट कम करवा सकते हो। आप उनको ये बोल सकते हो कि भाई देखो हम आपसे ले रहे हैं, हमको दूसरा कंपटीशन में दूसरा भी है, अगर आपको नहीं सूट करता है तो हमको भी इससे ज़्यादा बजट नहीं है, देन वील हैव टू फॉल बैक ऑन प्लान बी। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। वो तो हर आदमी ये तो ट्रिक आजमाता ही है, हर चीज़ें। बट नाउ डेवलपर्स एंड द सेल्स स्टाफ इज ऑल्सो वेरी वेल ट्रेंड टू दैट। बट कौन से हेड में पैसा कम कर सकते हैं? मतलब बिल्डर्स आर लाइक प्लेइंग वेरी स्मार्टली विद डिफरेंट हेड्स। आपका मेंटेनेंस में ये एडवांस, मेंटेनेंस में सो दे कीप दैट स्टैंडर्ड। केवल बेसिक में प्राइस कम हो सकता है, क्योंकि एग्रीमेंट्स में चेंज नहीं होता ना, बिकॉज दैट इज़ टू बी हैंडेड ओवर टू द सोसाइटी टुमारो, द कॉर्पस एंड एवरीथिंग। सो दे डोंट डू एनी चेंजेस इन द अदर एक्सपेंस। केवल बेसिक में जो कम होगा तो बेसिक में होगा। या सम डेवलपर्स डोंट रिड्यूस द प्राइस, देन दे विल गिव यू सम एडिशनल एड ऑन्स, सम गुडीज, किचनेट आपको बना के दे देंगे, घर में कैबिनेट्स बना के देंगे, या एक आपको टीवी लगा देंगे, फ्रिज लगा देंगे, एयर कंडीशन सारे घर का आपको दे देंगे। सो डिफरेंट वेज ऑफ प्लीजिंग ए क्लाइंट। इफ नॉट रियल इस्टेट, देन आप किस में इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे? If not real estate, then considering my age, I would invest in gold. That's the safest thing I feel. Mutual fund has given very good returns, but again that is linked with the stock market. But maybe अगर पैसा ज़्यादा है तो then I'll split into 2 parts, क्योंकि गोल्ड में you don't know, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे भी जाएगा। म्यूचुअल फंड एटलीस्ट कुछ ना कुछ देता रहेगा। एंड एज अ यंग पर्सन, मेरा सेविंग का या इन्वेस्टमेंट का कितना प्रोपोर्शन मुझे अभी से ही रियल इस्टेट में डालना शुरू कर देना चाहिए? Depends upon what you are looking at achieving and after how much time. Maybe if you just started your career, maybe 20-22 साल का आपका अभी शुरुआत है, and you have got a job or doing your own business, और एक पैसा आपके पास आ रहा है, so you want to buy a home or be have some additional income on the side, तो आप वो उसी हिसाब से प्लान कर सकते हो। मान लीजिए आपको 5 साल के बाद एक घर खरीदना है, छोटा ही 30-40 लाख का, आपको कोई फ्रैक्शनल इन्वेस्ट करना है, या कोई स्टूडियो लेना है, या को लिविंग में आपको एक प्रॉपर्टी ले लेनी है, तो देन 25 लाख की भी 26 लाख की भी प्रॉपर्टी आ जाती है। सो आप केवल 20% 30% तक अपना जोड़िए, बाकी आपको रेंटल वैल्यू से पैसा आ जाता है, आपकी EMIs वहाँ से क्लियर होती जाती हैं। सो आपकी एक प्रॉपर्टी बन जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट मल्टीप्लाइंग योर असेट्स, रियल असेट्स।
सो सर एक या दो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इन स्प्रेडिंग ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू रियल एस्टेट, जिनको एज ए लेमन फॉलो करना चाहिए। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, सो वी हैव वेरी गुड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। मुंबई में वी हैव रवि केवल रामन, डज वेल। मयंक अग्रवाल, ही डज वेरी वेल। पुणे में वी हैव गॉट सौदागर, ही इज़ डूइंग अ फैबुलस जॉब। नॉलेज के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ही गिव्स लॉट ऑफ नॉलेज एंड दैट इज़ समथिंग विच एनी बायर वुड वांट, एंड आई हैव ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। ओके, थैंक यू सो मच सर कि आप यहाँ पे आए एंड आपने रियल एस्टेट के बारे में हमें इतनी सारी नॉलेज दी। बिफोर फिनिशिंग दिस अप, आई वांट कि आप एक मैसेज हमारे व्यूअर्स को दें। थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए, और उम्मीद है कि जो एक्सपेक्टेशन थी उस एक्सपेक्टेशन पे कुछ तो आपको इन्फॉर्मेशन मिली, एंड आई होप व्यूअर्स को ये पसंद आएगा। विच इज़ द कैमरा आई शुड टॉक टू? दिस वन, दैट वन, दिस वन? ओके फ्रेंड्स, अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो आई हैव गॉट अ यूट्यूब चैनल विच यू कुड गो टू, एंड काफ़ी नॉलेज मैं उसमें शेयर करता हूँ, एजुकेशन शेयर करता हूँ अबाउट डिफरेंट सिटीज़, नॉट ओनली पुणे एंड डिफरेंट सिटीज़, एंड आप देख सकते हैं, एंड देन यू कैन टेक ए कॉन्शियस कॉल सो दैट यू डोंट फॉल इनटू एनी ट्रैप। हमने बहुत सारी डिस्कशन की है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं अपने चैनल पे दर्शकों के साथ शेयर करते रहता हूँ। यू कैन ऑलवेज गो एंड चेक इट आउट।